मुंबई में कल से 2 दिन तक 28 विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक होने वाली है। इस बैठक से ठीक पहले पीएम पद की दावेदारी को लेकर विवाद हो गया है। जेडीयू, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के नेताओं को पीएम पद का दावेदार बताया है। इससे पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के पोस्टर भी जारी किए गए थे। 1 सितंबर को सुबह 10:30 बजे इंडिया गठबंधन ने अपना लोगो लॉन्च करने का दावा किया है। विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बैठक हुई। बैठक के बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्र की तानाशाही और जुमलेबाजी के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि गठबंधन की 2 बैठकों के बाद ही सरकार को रसोई गैस के दाम कम करने पड़े हैं। ठाकरे ने कहा कि विकास तो अंग्रेज भी कर रहे थे। सभी विपक्षी दल देश हित की खातिर एक साथ आए हैं। कल से मुंबई में होने वाली बैठक में 28 दलों के 63 नेता शामिल होने वाले हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यायपालिका में घोर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अशोक गहलोत ने कहा कि निचली या ऊपरी अदालतों के बारे में सुना है कि कई वकील जो फैसला लिखकर लाते हैं वही फैसला सुना दिया जाता है। अशोक गहलोत ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई और रुख को लेकर भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर दी। इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाली 1,09,54,000 महिलाओं के खाते में 2,000 रुपये की किस्त पहुंच गई। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार बनाने के 100 दिन के अंदर 5 चुनावी वादे पूरे कर दिए हैं। इन 5 में से 4 योजनाएं महिलाओं के लिए हैं। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने अगले लोकसभा चुनाव में किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करने की घोषणा की है। मायावती ने लिखा है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन जातिवादी पार्टियों का गठबंधन है, इसलिए बीएसपी किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। बीजेपी ने कहा कि मायावती के लिए एनडीए में शामिल होना सबसे बेहतर विकल्प है, जबकि कांग्रेस ने कहा कि मायावती अब दलित नहीं दौलत की बेटी है। दिल्ली के शराब घोटाला केस में सीबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय के 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी शिकंजा कसे जाने की आशंका जाहिर की है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि ईडी के अधिकारियों की गिरफ्तारी से अरविंद केजरीवाल को संदेश मिल चुका है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। बीजेपी ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी को घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर भी सता रहा है। बिहार के स्कूलों में हिंदू पर्व त्योहारों की 12 छुट्टियां रद्द करने का फैसला किया गया है। रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, तीज और गुरु नानक जयंती जैसे पर्वों की छुट्टी खत्म कर दी गई है, जबकि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ की छुट्टियां कम कर दी गई हैं, जबकि चेहल्लुम और हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर छुट्टी रहेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि संभव है बिहार में शरिया लागू हो जाए और हिंदू पर्व त्योहार मनाने पर पाबंदी लगा दी जाए। हरियाणा के नूह में हुए सांप्रदायिक हिंसा के मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक मामन खान को कल सुबह पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस को हिंसा में शामिल लोगों के मामन खान के संपर्क में रहने के सबूत मिले हैं। इसरो के आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग का रिहर्सल पूरा हो गया है। अब सूर्य के अध्ययन के लिए 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से पहला मिशन लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले इसरो ने आज चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की एक तस्वीर जारी की, जिसे रोवर प्रज्ञान ने खींची थी। रूस ने कीव पर इस सीजन का सबसे भयानक मिसाइल और ड्रोन हमला किया। इस हमले में 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि यूक्रेन के एयर डिफेंस ने 20 से ज्यादा हमले नाकाम करने का दावा किया है। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम आपको एक नए कॉम्बिनेशन के साथ करेंगे। एक नए कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे और इस नए कॉम्बिनेशन का नाम है B+B, यानी बच्चन प्लस बनर्जी। आज शाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर पहुंची और जया बच्चन और उनके पूरे परिवार के साथ उन्होंने काफी समय बिताया। और यह मुलाकात जया बच्चन के निमंत्रण पर हुई, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा की सांसद हैं और जैसा कि आप जानते हैं समाजवादी पार्टी भी विपक्षी गठबंधन का एक हिस्सा है। इस मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने रक्षाबंधन के मौके पर अमिताभ बच्चन को अपना भाई बताते हुए उन्हें राखी बांधी और यह भी कहा कि बच्चन परिवार देश का नंबर 1 परिवार है और अगर
यह फैसला उनके हाथ में होता तो वो अब तक अमिताभ बच्चन को भारत रत्न पुरस्कार दे चुकी होती। ये मुलाकात करने के बाद ममता बनर्जी अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर निकली और वहां उन्होंने एक भाषण भी दिया छोटा सा, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आपको अभिषेक बच्चन नजर आ रहे हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन, उनकी बेटी, और ममता बनर्जी और जया बच्चन भी आपको नजर आ रही हैं। और साथ ही अमिताभ बच्चन से भी, देखिए इस वीडियो में आपको अमिताभ बच्चन सबसे पीछे खड़े हुए नजर आएंगे। पहले आप वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपको बच्चन प्लस बनर्जी के एक नए फॉर्मूले के बारे में बता रहा है। I feel they are the number one Indian family. Even great legendary. हम उनको भारत रत्न कहते हैं। अगर हमारे पास रहते हैं तो हम 1 सेकेंड में इसको करा देता। अगर बहुत दिन पहले ही देना चाहिए था, अगर नहीं देते हैं तो हम जनता का ओर से ये आवाज उठाते हैं कि अमित जी हमारा भारत रत्न है, हम उसको बहुत इज्जत करते हैं, उसका परिवार का बहुत कंट्रीब्यूशन भी है, और हम इनवाइट भी किया है हमारा दुर्गा पूजा में जाने के लिए। लेकिन हमारा सबसे अच्छा लगा है हम अमित जी को राखी पढ़ाया। आज का दिन बहुत बढ़िया दिन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की बैठक होने वाली है। उसी बैठक में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी मुंबई गई हैं और इस बैठक से पहले उन्होंने अमिताभ बच्चन के घर पर बच्चन परिवार के साथ मुलाकात की है। अब देखिए, जब दो बड़े लोग इस तरह की मुलाकात करते हैं तो बाहर आने के बाद तो वो यही कहते हैं कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, शिष्टाचार के नाते हम उनके घर गए। और जैसा कि ममता बनर्जी बता भी रही हैं कि रक्षाबंधन का मौका था और वो अमिताभ बच्चन को रक्षाबंधन के मौके पर राखी बांधना चाहती थी, वो उन्हें अपना भाई मानती हैं। और उनके पुराने संबंध जया बच्चन के साथ भी रहे हैं। जया बच्चन ने इनफैक्ट कई बार चुनाव में टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार भी किया है और इस नाते ममता बनर्जी इनके घर गई। अब इस मुलाकात के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्षी गठबंधन की बैठक से पहले ममता बनर्जी ने बच्चन परिवार का अपने प्रचार के लिए राजनीतिक इस्तेमाल कर लिया है? क्योंकि यहां आने के बाद उन्होंने एक और नया मुद्दा छेड़ दिया कि बच्चन परिवार देश का नंबर 1 परिवार है। दूसरा उन्होंने एक मुद्दा जो छेड़ा वो ये कि बच्चन को, यानी अमिताभ बच्चन को भारत रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए। और यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि बच्चन परिवार का उन्होंने बहुत तारीफ की। अब वो बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करती हैं कि बहुत बड़ा खेला होने वाला है, लेकिन ये तस्वीरें देखने के बाद अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर भी शायद कोई बहुत बड़ा राजनीतिक खेला होने वाला है। क्या यहां पर भी आपको आने वाले समय में कोई बड़ा सरप्राइज देखने को मिल सकता है? अब बच्चन परिवार का जो नाता है वो राजनीति से आज का नहीं है, बहुत पुराना है। हालांकि अमिताभ बच्चन का जो अपना अनुभव है राजनीति के साथ वो बड़ा कड़वा रहा है। असल में 80 वर्ष के अमिताभ बच्चन को एक जमाने में गांधी परिवार का बहुत करीबी माना जाता था और वर्ष 1991 में जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी तब अमिताभ बच्चन गांधी परिवार के सबसे करीबी माने जाते थे और राजीव गांधी के वो बचपन के दोस्त थे। 60 के दशक में जब सोनिया गांधी की राजीव गांधी के साथ शादी तय हुई थी और वो भारत आई थी, तब अमिताभ बच्चन ने ही उन्हें दिल्ली के एयरपोर्ट पर रिसीव किया था और शादी से पहले कुछ दिनों तक सोनिया गांधी दिल्ली में अमिताभ बच्चन के परिवार के साथ ही उनके घर पर रही थी। उस समय सोनिया गांधी अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन से इतनी घुल मिल गई थी कि वो उन्हें अपनी मां ही कहने लगी थी, मां कहकर पुकारने लगी थी, ऐसा कहा जाता है। राजीव गांधी के कहने पर ही वर्ष 1984 में अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए थे। राजीव गांधी ने कहा कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, और उन्होंने और भी अपने कई पुराने स्कूल के दोस्तों को राजनीति में प्रवेश करने के लिए कहा था। अमिताभ बच्चन उनमें से एक हैं और इन चुनावों में अमिताभ बच्चन की भारी जीत हुई थी। उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे बहुत पुराने और बड़े नेता को हरा दिया था। और उस समय जब अमिताभ बच्चन चुनाव में प्रचार कर रहे थे
तब की कुछ तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली भी हैं ताकि आप देख सकें। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की दोस्ती की तस्वीरें हैं, वो आप देख सकते हैं। हालांकि इस चुनाव के बाद जब उस समय राजीव गांधी की सरकार पर बोफोर्स तोप घोटाले में आरोप लगने लगे भ्रष्टाचार के, और इस घोटाले में अमिताभ बच्चन का भी नाम आया, तो अमिताभ बच्चन ने अपनी संसद की सदस्यता से, लोकसभा की सदस्यता से वर्ष 1987 में इस्तीफा दे दिया और वो नेता से वापस अभिनेता बन गए। और तब उन्होंने ये कसम खा ली कि इसके बाद अब कभी राजनीति की तरफ देखेंगे भी नहीं, राजनीति उन्हें रास नहीं आई, वो नेता नहीं अभिनेता बनकर ही रहना चाहते हैं। और तब से लेकर अब तक अमिताभ बच्चन राजनीति से दूर ही रहे हैं। गांधी परिवार के बाद अमिताभ बच्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी काफी करीबी रहे। इस दौरान एक फेज ऐसा भी आया था, एक दौर ऐसा भी आया था जब अमिताभ बच्चन मुलायम सिंह यादव के बहुत करीब हो गए थे और उन्हीं की पार्टी से जया बच्चन राज्यसभा की सांसद भी है। लेकिन वर्ष 2009 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, गुजरात के मुख्यमंत्री जब थे, तब अमिताभ बच्चन से उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद ही नरेंद्र मोदी ने अमिताभ बच्चन को गुजरात टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया था। और उस समय गुजरात टूरिज्म का एक विज्ञापन और कैंपेन बड़ा मशहूर हुआ था जिसकी टैगलाइन थी, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। और अमिताभ बच्चन ने यह कैंपेन नरेंद्र मोदी के कहने पर ही उस समय किया था। और उस समय के बाद से ही लोग ये कहने लगे कि अब बच्चन, अमिताभ बच्चन और नरेंद्र मोदी की नजदीकियां जो हैं वो बढ़ने लगी हैं। और इस दौरान बच्चन परिवार और गांधी परिवार के बीच दूरियां बहुत बढ़ गईं और दूरियां ये इतनी बढ़ गईं कि अब ना तो उनके बीच में कोई मुलाकात होती है और ना ही उनके बीच में कोई बात होती है। लेकिन अब राजनीति में नरेंद्र मोदी को अपना कट्टर दुश्मन मानने वाली ममता बनर्जी अमिताभ बच्चन को अपना भाई बता रही हैं, उन्हें राखी भी बांध दी और कह रही हैं कि अमिताभ बच्चन उनके लिए भारत रत्न है और बच्चन परिवार देश का नंबर 1 परिवार है। बच्चन परिवार से ममता बनर्जी की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब कल मुंबई में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है। तो अब इसका राजनीतिक मतलब क्या है, हो सकता है आज किसी को ना पता चले, लेकिन आने वाले महीनों में, आने वाले कुछ समय में हो सकता है आपको आज का यह वीडियो जरूर दोबारा से याद करना पड़े। अब जिस बैठक के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जो कल होने वाली है मुंबई में तमाम विपक्ष के नेताओं की, इस बैठक से ठीक पहले आज राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल समेत विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपने अपने नाम का प्रचार करवाना शुरू कर दिया है। एक पुरानी कहावत है, गांव बसा नहीं और हिस्सा मांगने वाले पहले आ गए। अब विपक्ष गठबंधन का भी यही हाल है। अभी गठबंधन ठीक से बना भी नहीं, चुनाव हुए नहीं, जीत हुई नहीं, वो नौबत भी नहीं आई कि प्रधानमंत्री पद के बारे में किसी को बात भी करनी हो, लेकिन लोगों ने पहले ही अपना नाम चलाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव, ये सारे नेता प्रधानमंत्री पद के सपने देख रहे हैं। और आज इन विपक्षी दलों के बीच काफी बयानबाजी भी हुई है और यह पूरा विवाद उस पोस्टर से शुरू हुआ जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जारी किया गया। पोस्टर भी आपको दिखाएंगे। इस पोस्टर में हुआ यह कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के साथ विपक्ष के जिन नेताओं की तस्वीरें लगाई, यह पोस्टर है, देखिए बड़ी स्क्रीन पर, थोड़ा और आपको दिखाता हूं ठीक से आपको, और आप इसको बड़ी स्क्रीन पर अगर देख पाए, देखिए यह पोस्टर है वो जिसमें कांग्रेस पार्टी ने इस पोस्टर को ट्वीट किया है। और पोस्टर क्या कहता है, देखिए जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा विपक्ष का गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में बना है। तीसरी तस्वीर देखिए, सबसे नीचे वाली, ये वाली। असल में कांग्रेस की मंशा यह है, देखिए सबसे आगे आपको राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, फिर आपको सोनिया गांधी, खड़गे दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपको शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और बाकी के जो नेता हैं सीताराम येचुरी और उमर अब्दुल्ला, ये दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर किसी को भी सबसे पहले यह बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि इस गठबंधन के नेता राहुल गांधी हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यह पोस्टर कुछ इसी तरह से डिजाइन किया है जैसे पूरा विपक्ष और पूरा इंडिया नाम का गठबंधन राहुल गांधी के पीछे है। अब इसमें अगर मैं आपको एक क्विज दूं और मैं आपसे पूछूं कि इस पोस्टर में क्या मिसिंग है, तो शायद आप में से ज्यादातर लोग पहचान जाएंगे
कि इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर नहीं है, अरविंद केजरीवाल गायब हैं इस पोस्टर से। और इसी के बाद आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने इस पर अपनी नाराजगी जताई और दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने अरविंद केजरीवाल को विपक्ष के इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग कर दी। हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल देश को बचाने के लिए विपक्ष के साथ आए हैं और वो प्रधानमंत्री पद के लालच में नहीं है और वो इस पद के दावेदारों की रेस में भी शामिल नहीं है। ये काम तो बाद में गठबंधन के बड़े बड़े नेता तय करेंगे इसको कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इस विवाद के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी इस पोस्टर को डिलीट कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन में जो 26 विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एकजुट हुए हैं, उनमें से ज्यादातर पार्टियां अपने अपने नेताओं को इस गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहती है। आज समाजवादी पार्टी के एक नेता ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री पद के लिए अखिलेश यादव से अच्छा उम्मीदवार मिल नहीं सकता। उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से भी मांग की गई कि इस गठबंधन को अगर प्रधानमंत्री पद के एक सशक्त उम्मीदवार चाहिए तो वो उम्मीदवार उद्धव ठाकरे ही हो सकते हैं। और इसी तरह जेडीयू की तरफ से भी मुंबई की बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का या कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन के 26 दलों का सबसे बड़ा नेता बताया गया। और इससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग कर चुके हैं। जबकि ममता बनर्जी ने यह कहा है कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार इंडिया ही होगा, कोई नेता नहीं होगा। देखिए, हर पार्टी चाहती है कि उनके लीडर प्रधानमंत्री बने। आम आदमी पार्टी के लोग भी ये चाहते हैं कि भाई हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बने। ये पार्टी के लोगों की सोच है कि ये तो जब गठबंधन बना है तो गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो आपस में विचार विमर्श करने के बाद ही फैसला करती है। उसके मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी का चेहरा राहुल गांधी है। प्राइम मिनिस्टर का चेहरा जो है कांग्रेस पार्टी का वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी रहेंगे, राहुल गांधी। सारे विपक्ष की तरफ से मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं जो मैं अनाउंस करूं, लेकिन यदि कांग्रेस के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते यदि आप पूछेंगे तो हाँ कि 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए और हमें जीत हासिल होगी। नीतीश कुमार जी कभी प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी उन्होंने नहीं की और न कभी उन्होंने इच्छा भी की। ये लोगों में चर्चा होती रहती है कि मुख्यमंत्री की जो काबिलियत है, उनके अंदर जो काम करने की क्षमता है, उनकी जो सोच है, उनका जो विजन है, वो प्रधानमंत्री जैसे पद को चलाने की क्षमता है, चलाने के लिए उनके पास पूरा सोच और विजन है। अखिलेश यादव जी का ऐसा कोई दावा नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता क्यों नहीं चाहेगा कि उनका नेता एक पीएम की कुर्सी तक पहुंचे और किसी न किसी दिन पहुंचेंगे भी, उनमें ये काबिलियत है। हम लोग को सबसे पहले सोचना चाहिए हम कितना दूर तक हम बोल सकता है। मैं चाहता है ममता बनर्जी प्रधानमंत्री हो, लेकिन प्रधानमंत्री होगा कि नहीं होगा ये सब ठीक करेगा वो जोड़ जब हुआ है, वो गठबंधन हुआ है, वो ही ठीक करेगा, हम नहीं ठीक करेगा। लेकिन हमारा इमोशन ये है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बने। तो जब आप ये खबर देख रहे होंगे, असल में ये खबर तो राजनीतिक खबर है, शुद्ध राजनीतिक खबर है, लेकिन आपको ये खबर काफी मनोरंजक लग रही होगी। तो इसमें राजनीति भी है और इसमें मनोरंजन भी है। और इस खबर को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आने वाले जो 10 महीने हैं, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने तक 10-11 महीने जो हैं, वो आपके बड़े मनोरंजक महीने गुजरने वाले हैं। आने वाला समय बड़ा मनोरंजक रहेगा, बड़ा एक्साइटिंग रहेगा, बड़ा दिलचस्प रहेगा। और आज की खबर देखने के बाद आपको ऐसा भी एहसास हुआ होगा जैसे आप कोई राजनीति पर आधारित वेब सीरीज देख रहे हैं, जिसमें इतने सारे नेता हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और बहुत मनोरंजक आपको ये सारे बयान लग रहे होंगे। पिछले हफ्ते हमने आपको इंडिया टुडे और सी वोटर का एक सर्वे दिखाया था, जिसमें
हमने लोगों से पूछा था कि विपक्ष की तरफ से सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। इसके जवाब में 24% लोगों ने कहा था कि राहुल गांधी को विपक्षी दलों के गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए, यानी नंबर 1 पर हैं लोकप्रियता के मामले में राहुल गांधी 24% के साथ, जबकि 15% लोगों ने ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को अपनी पसंद बताया था। तो दूसरे नंबर पर हैं अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, दोनों को बराबर नंबर मिले हैं, 15% लोगों की पसंद है। 6% लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया और 5% लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव को विपक्ष के गठबंधन का नेता बनना चाहिए। तो ये लोगों की पसंद है जो हमारे सर्वे में दिखाई दी थी। तो यहां 3 सबसे बड़े उम्मीदवार आपको दिख रहे हैं। राहुल गांधी सबसे आगे हैं 24% पर, और फिर 15% के साथ ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में कांग्रेस पार्टी समेत देश के 26 विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें सीट शेयरिंग से लेकर गठबंधन का कोई एक नेता चुनने पर भी फैसला हो सकता है और यह तय किया जाएगा कि अब आगे की रणनीति इस गठबंधन की क्या होनी चाहिए। अब रक्षाबंधन के मौके पर, क्योंकि इस समय आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे होंगे, रक्षाबंधन के इस त्योहार के मौके पर हम आपको आज एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिससे शायद आपका दिल टूट जाएगा और आपका मन भी आज कुछ सवाल पूछने को करेगा। यह खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई है, जहां कुछ लोगों ने एक 15 साल के लड़के की सिर्फ इसलिए पीट कर हत्या कर दी क्योंकि सत्यम नाम का यह लड़का अपनी बहन के साथ हुई छेड़छाड़ का विरोध कर रहा था, अपनी बहन की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। उसी रक्षा का त्योहार आज आप सब मना रहे हैं। जिस लड़की के साथ यह घटना हुई, उसका कहना है कि वो जब अपने भाई के साथ स्कूल से लौट रही थी, तब गांव के प्रधान, जिसका नाम है मोहम्मद यूसुफ, उसके बेटे और उसके कुछ दोस्तों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की। और जब लड़की के भाई ने इसका विरोध किया, जब सत्यम ने विरोध किया, तो आरोपी लड़कों ने उसे तब तक वो पीटते चले गए जब तक कि इस लड़के की मृत्यु नहीं होगी। और आरोप है कि इस घटना में गांव का प्रधान खुद भी शामिल था और उसने भी इस लड़के के साथ मारपीट की, इसे बचाने के बजाय इसके साथ मारपीट की। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि छेड़छाड़ और हत्या की इस घटना में जो 3 मुख्य आरोपी हैं, वो तीनों नाबालिग हैं और 16 से 17 वर्ष के बीच हैं, इसीलिए हम उनके नाम आपको नहीं बता रहे हैं। आज जब हमारे देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है, तब आपको इस पीड़ित लड़की की यह पीड़ा जरूर सुननी चाहिए, जिसने अपना 15 साल का भाई सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि वो अपनी बहन के साथ गांव में छेड़छाड़ करने वाले लड़कों का विरोध कर रहा था, अपनी बहन की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। हमें जान के बदला जान चाहे और हम कुछ नहीं जाने। हमारे भाई के जान गई बाटे साहब, हमारे भाई के जान गई बाटे, हमारे भाई के जान गई बाटे। तो वहाँ पर क्या जो लोग कुछ बदमाशी कर रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे? छेड़खानी मेरे साथ किए रहे, मेरे भाई के मारी थी इस जान से। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं फांसी सुनाई जाए। अभी लोजर हमारे सामने उसके घर उतरेगा। तो कोई बोला नहीं वहाँ पर कोई? सर बोले कि तुम लोग क्यों लड़ाई कर रहे हो, तो सर को खुद ही गाली देते थे। तो अक्सर जो लड़कियाँ जाती हैं उनके साथ भी बदमाशी करते हैं लोग? हाँ बहुत ही बदमाशी हमेशा इसको मालूम है। कुछ बदमाशी, कुछ बदतमीजी भी कर रहे थे वहाँ पर? फिर उसके बाद हम बता रहे ना, उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो लोग लड़ाई भी किए थे और यीशु मोहम्मद खड़े थे, यीशु प्रधान खड़े थे, वही खड़े होके मरवाए हैं। तो कुछ बदमाशी, कुछ बदतमीजी भी की आप लोगों के साथ? हाँ, छेड़खानी कर रहा था मेरे साथ। तो क्या अक्सर ऐसा वहाँ पर होता है? हाँ सर, होता है वहाँ अक्सर, मुसलमान ऐसे ही करते हैं। वहाँ मुसलमानों की बस्ती है सर, हम वहाँ होती है। आरोप है कि इस मामले में स्थानीय पुलिस भी गांव के प्रधान और उसके बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां के चौकी इंचार्ज और एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन जो लड़का मारा गया, जिसकी हत्या हुई, उसके परिवार में और गांव के लोगों में पुलिस और आरोपियों के खिलाफ काफी गुस्सा है, बहुत क्रोध है और ये लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले में सभी 5 आरोपी एक विशेष धर्म से हैं। इसलिए अब इस इलाके में इस घटना की वजह से सांप्रदायिक तनाव भी बना हुआ है और वहां गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।
हालांकि हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ ये इस तरह की पहली और आखिरी घटना नहीं है। हमारा देश रक्षाबंधन का त्योहार तो बड़े जोर शोर से मनाता है, लेकिन हमारे ही देश में महिलाओं की क्या स्थिति है जरा देख लीजिए। जिस देश में रक्षाबंधन का त्योहार इतने जोर शोर से मनाया जाता है, जिस देश में रामनवमी पर कन्याओं की पूजा होती है, जिस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, उसी देश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की हर दिन औसतन 21 घटनाएं होती हैं। और ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट होते हैं। ऐसे न जाने हजारों मामले होंगे जो रिपोर्ट नहीं होते होंगे, जिनके बारे में पुलिस में, थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई जाती। और आप भी इस बात को जानते हैं, हमारे देश में आज भी किसी भी लड़की के लिए, महिला के लिए घर से बाहर निकलना, बाजार जाना, बस में जाना, कहीं भी जाना आसान काम नहीं है। आज भी हर महिला को इतने बुरे समय से गुजरना पड़ता है जब वो अपने घर के बाहर निकलती है, और ज्यादातर महिलाएं चुप रह जाती हैं और ये समझ लेती हैं कि ये एक सामाजिक बुराई है, अब इसी के साथ जीना है। सोचिए, आज आप सब रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे होंगे, लेकिन उन हजारों लाखों बहनों की पीड़ा कौन समझेगा जिन्हें हर दिन छेड़छाड़ और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है और उनके भाई चाहकर भी उनकी रक्षा नहीं कर पाते। एक सर्वे के मुताबिक भारत में हर 5 में से 3 महिलाओं के साथ साल में कम से कम एक बार छेड़छाड़ की घटना जरूर होती है। और मैं फिर ये कहता हूं, सर्वे तो कहता है साल में एक बार, लेकिन साल में कई बार होती होगी। और बस और ट्रेन में सफर करने से लेकर सड़क पर चलने तक हमारे देश की महिलाओं को लेकर भद्दी बातें, आपत्तिजनक बातें कही जाती हैं। उनके खिलाफ इस तरह के घिनौने अपराध अक्सर होते हैं। भारत में हर साल महिलाओं के खिलाफ अपराध की औसतन 4 लाख और हर दिन 1173 घटनाएं होती हैं। वर्ष 2021 में हमारे देश में हर दिन बलात्कार की 87 घटनाएं हुई, जबकि इसी साल में 102 महिलाओं पर एसिड फेंककर हमला किया गया। इसके अलावा भारत में 31.5% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी शारीरिक और यौन हिंसा का सामना जरूर किया है, लेकिन इनमें से ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई और पुलिस में भी इसकी शिकायत दर्ज नहीं करवाई, क्योंकि वो जानती हैं इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसका नुकसान भी उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। हमारे देश में जब किसी लड़की के साथ कभी छेड़छाड़ की घटना होती है तो उस लड़की से अक्सर यही कहा जाता है कि अपना रास्ता बदल दो, उस रास्ते से जाना बंद कर दो जहां लड़के या आदमी खड़े होते हैं और वो आपके साथ छेड़छाड़ करते हैं। लड़की को कहा जाता है कि वो अपना रास्ता बदल दे। इसी तरह जब कोई लड़का किसी लड़की को घूर कर देखता है या कुछ छेड़छाड़ की बात करता है या उसे परेशान करता है, तो लड़की को ही यह कहा जाता है कि तुम नीचे देखकर क्यों नहीं चलती, तुम लड़के की तरफ देख क्यों रही थी, तुम्हें यह पता कैसे चला कि वो तुम्हारी तरफ देख रहा है और किस नजर से देख रहा है। हर जगह लड़की की गलती है। इसी तरह जब किसी महिला के साथ उसके पति द्वारा मारपीट होती है तो उस महिला को यह कहा जाता है कि उसे अगर अपना घर और परिवार बचाना है तो फिर चुप रहना ही ठीक रहेगा। और जब किसी महिला के साथ रेप होता है तो बहुत सारे मामलों में उस लड़की के चरित्र पर पहले सवाल उठाए जाते हैं, फिर उसके कपड़ों पर सवाल उठाए जाते हैं, फिर यह कहा जाता है कि इस समय रात में या किसी खास समय पर वो लड़की घर से बाहर निकली ही क्यों। और यह सब कुछ उस देश में होता है जहां महिलाएं अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधकर उनसे अपनी रक्षा करने का वचन लेती हैं। लेकिन कड़वा सच यह है कि इन सारे मामलों में जो आरोपी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करते हैं, जो पुरुष ये काम करते हैं, वो भी किसी ना किसी के भाई हैं, किसी ना किसी के बेटे हैं। उन्होंने भी किसी ना किसी बहन से, अपनी बहन से रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाई होती है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में ऐसी घटनाएं होती चली जा रही हैं और इसलिए हमें लगता है कि इस रक्षाबंधन पर हमारे समाज को महिलाओं के प्रति अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश की महिलाओं के लिए रक्षाबंधन का इससे अच्छा गिफ्ट कोई और नहीं हो सकता। इसलिए आप गिफ्ट के तौर पर अपनी बहनों को बहुत सारे लोग पैसा देते हैं, बहुत सारे लोग कपड़े देते हैं, बहुत सारे लोग कुछ और भी सामान देते होंगे, लेकिन इस देश की महिलाओं को अगर आप कोई सबसे अच्छा तोहफा आज देना चाहते हैं तो उन्हें सुरक्षा का तोहफा दीजिए। हम आपको मॉरल पुलिसिंग के एक नए मॉड्यूल के बारे में बताएंगे, जिसके तहत देश के कई शहरों में मुस्लिम लड़कों के अलग अलग गैंग्स ऐसी तमाम मुस्लिम लड़कियों का पीछा करते हैं जो हिंदू लड़कों के साथ या तो दोस्ती करती हैं या फिर उनके साथ घूमती हुई पाई जाती हैं। फिर इनके वीडियो बना लिए जाते हैं, इनका पीछा किया जाता है,
इन्हें अपमानित किया जाता है और फिर कई बार ब्लैकमेल भी किया जाता है ये कहकर कि ये वीडियो अब तुम्हारे परिवार को दिखाया जाएगा। पिछले 5 दिनों में इस तरह की 4 घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जिन 4 घटनाओं में इन 13 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें 2 घटनाएं कर्नाटक की हैं और 2 घटनाएं गुजरात के वडोदरा और अहमदाबाद शहर की हैं। इनमें भी अहमदाबाद की घटना में पुलिस ने उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक मुस्लिम लड़की को एक हिंदू लड़के के साथ दोस्ती करने पर उसके साथ मारपीट की थी और उसे यह कहा था कि वो मुसलमान होते हुए एक हिंदू लड़के के साथ बाहर कैसे घूम सकती है और उससे दोस्ती कैसे कर सकती है। वीडियो देखिए। माँ बाप को बताता हूँ मैं इसके बाप को बुलाओ, फोन लगाओ, फोन लगाओ। अब आप खुद ही सोचिए कि अब आज हमारे देश की पूरी धर्मनिरपेक्षता कहां चली गई। आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी कहां चली गई। आज जो धार्मिक आजादी हमारा संविधान हमें देता है वो कहां चली गई। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार हुए तीनों आरोपी जिनके नाम है अकबर खान, फैजान शेख और हुसैन सैयद, इस मुस्लिम लड़की से परिचित नहीं थे, इसे जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जब उसे बुरके में एक हिंदू लड़के के साथ जाते हुए देखा तो इन लोगों ने उन्हें रोक लिया और फिर उसके साथ मारपीट की। इसी तरह की घटना गुजरात के वडोदरा में हुई, लेकिन वडोदरा के इस मामले में जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि इसके पीछे कुछ लोग बाकायदा एक गैंग बनाकर काम कर रहे थे जो ऐसे हिंदू लड़कों की पहचान करते थे जिनकी दोस्ती मुस्लिम लड़कियों के साथ है और फिर इन लड़कों को ये लोग कहीं पर रोक लिया करते थे और उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते थे। पुलिस के मुताबिक मुस्तकीम शेख, साहिल शेख और बुरहान सैयद नाम के 3 लोगों ने ऐसे वीडियोस को वायरल करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा था और ये लोग इन वीडियोस के जरिए ये झूठ फैला रहे थे कि कुछ हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने लव ट्रैप का शिकार बना रहे हैं और ये सब कुछ सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है। अब आप कर्नाटक के बेलगाम का यह वीडियो देखिए जहां अहमदाबाद और वडोदरा जैसी ही एक और घटना हुई और वहां कुछ लोगों ने बुर्का पहने हुए एक लड़की के साथ इसलिए मारपीट की क्योंकि उस लड़की की दोस्ती एक हिंदू लड़के से थी। अब आप इस घटना का वीडियो देखिए। बेलगाम की इस घटना में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बेंगलुरु में भी पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने एक मुस्लिम लड़की के साथ जा रहे एक हिंदू लड़के का यह कहते हुए वीडियो बनाया कि वो उसके धर्म की लड़की के साथ दोस्ती कैसे कर सकता है। अब यहां यह लड़की कह रही है कि यह मेरी मर्जी है कि मैं किसके साथ दोस्ती करती हूं और किसके साथ मैं बाहर जाती हूं, लेकिन यहां इस लड़की का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। अब यहां हमारे देश की धर्म निरपेक्षता कहां चली गई। यहां हमारे देश के जो तमाम लिबरल लोग हैं, जो आधुनिक विचारधारा के लोग हैं, जिन्हें संविधान बात बात पर खतरे में नजर आता है, जो कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, जो कहते हैं कि धार्मिक आजादी समाप्त हो रही है, जो कहते हैं कि हमारे देश में अल्पसंख्यक खतरे में आ रहे हैं, वो लोग अब इन अल्पसंख्यक लड़कियों के अधिकारों के बारे में आवाज क्यों नहीं उठा रहे। हमारे देश में महिला सुरक्षा के नाम पर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन विडंबना यह है कि अब तक किसी भी महिला संगठन, किसी भी नेता, किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी बड़े पत्रकार ने इन लड़कियों के साथ हुई इन घटनाओं पर चिंता जाहिर नहीं की है। तो आज सवाल यही है आपके लिए, ऐसा क्यों है? क्या इन लड़कियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना जरूरी नहीं है? क्या ये लड़कियां इस देश की नागरिक नहीं है? अब आप एक धर्म को भूल जाइए, धर्म की बात आज हम कर ही नहीं रहे हैं। धर्म को आप बीच में से हटा दीजिए और सिर्फ ये सोचिए
कि ये लड़कियां भी तो किसी की बहन हैं, ये लड़कियां भी तो किसी की बेटी हैं, ये लड़कियां सबसे बड़ी बात इस देश की नागरिक हैं और ये लड़कियां बालिग हैं और इन्हें पूरी स्वतंत्रता है कि ये किसी के साथ दोस्ती कर सकती हैं, किसी के साथ बात कर सकती हैं। लेकिन जब सार्वजनिक रूप से इन्हें इस तरह खुलेआम अपमानित किया जा रहा है, इनके साथ बदसलूकी हो रही है, इनके वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर पोस्ट किए जा रहे हैं, तो क्या इन लड़कियों की सुरक्षा की बात नहीं होनी चाहिए? रक्षाबंधन पर हम जिस महिला सुरक्षा की बात करते हैं, अपनी बहनों की सुरक्षा की बात करते हैं, क्या ये हमारी बहनें नहीं हैं? क्या इनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? अब इस सवाल पर आते हैं कि पिछले कुछ समय में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि हमारे देश में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और यह सवाल आपके मन में भी जरूर होगा, क्योंकि आपने भी इंटरनेट पर इस तरह के बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे। तो इस तरह की घटनाओं के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इस समय सोशल मीडिया और यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल हैं जिनमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि भारत में एक लव ट्रैप नाम का षड्यंत्र चल रहा है, जिसमें गैर मुस्लिम लड़के मुस्लिम लड़कियों से पहले दोस्ती करते हैं और फिर प्यार के नाम पर उनसे शादी करके उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। यानी जैसे एक मुहिम चली थी, आपको याद होगा, लव जिहाद की। यह लव जिहाद का रिवर्स है। यह दावा कई वीडियोस में किया गया है, लेकिन सच यह है कि भारत की सरकार या भारत के किसी भी राज्य की पुलिस या फिर किसी भी जांच एजेंसी के पास अब तक ऐसा कोई मामला या सबूत नहीं आया है जिसमें इस लव ट्रैप के बारे में कोई भी ठोस बात पता चली हो। यानी ये वीडियोस गलत जानकारियों पर आधारित हैं, ये वीडियोस लोगों को भड़काने के लिए बनाए जा रहे हैं, ये वीडियोस इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि इन्हें लाखों लोग देख चुके हैं और इन वीडियोस को देखकर अलग अलग शहरों में इस तरह से हिंदू लड़कों से दोस्ती करने वाली मुस्लिम लड़कियों को रोककर उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उनके वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है कि ये वीडियोस आपके परिवार को, आपके घर वालों को दिखा दिए जाएंगे। हालांकि इस तरह के मामलों में आपके पास क्या अधिकार हैं, वो भी आज हम हमारे देश की तमाम महिलाओं को, तमाम लड़कियों को और तमाम लड़कों को बताना चाहते हैं। तो ये भी सुन लीजिए, अगर कोई आपको रास्ते में दोबारा रोकता है और कहता है कि आप एक धर्म का लड़का दूसरे धर्म की लड़की के साथ नहीं जा सकता, नहीं बात कर सकता, दोस्ती नहीं कर सकता, तो आपके अधिकार क्या हैं आप जान लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है कि देश का हर नागरिक बिना किसी रोक टोक के कहीं भी आ जा सकता है, किसी के साथ भी आ सकता है, किसी के साथ भी जा सकता है। आईपीसी की धारा 341 कहती है देश में कोई भी व्यक्ति किसी नागरिक को किसी के साथ आने जाने से रोक नहीं सकता और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे 1 महीने की जेल हो सकती है। यानी अगर कोई लोग ऐसे हैं जो आपको रोकते हैं और लड़की का धर्म पूछते हैं या लड़के का धर्म पूछते हैं, आपका वीडियो बनाते हैं, आपको रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप दूसरे धर्म की लड़की या लड़के के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, उसके साथ घूम नहीं सकते, बाइक पर नहीं जा सकते, तो अगर आपने इन लोगों की रिपोर्ट की तो इन्हें 1 महीने की सजा हो सकती है। और यह सजा भी सिर्फ रोकने पर है। अगर रोकने के बाद कोई मारपीट करता है तो सजा इससे ज्यादा हो सकती है और इसमें हत्या की कोशिश का मामला भी बन सकता है। तो अगर आपको कोई धर्म के आधार पर रोक रहा है तो यह गैर कानूनी है और आप पुलिस में बाकायदा इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 देश के सभी नागरिकों को समान रूप से अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से किसी भी धर्म के पुरुष या किसी भी धर्म की महिला से विवाह करने का पूरा अधिकार देता है, दोस्ती करने का भी पूरा अधिकार देता है। लेकिन इसके बाद भी हमारे देश में जो लोग संविधान की इतनी चिंता करते हैं वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि संविधान ने ही इंटरफेथ मैरिजेस को मान्यता दी है और इस आजादी का लाभ बहुत सारे लोग आज भी हमारे देश में लेना ही नहीं चाहते। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि भारत में सिर्फ 2% शादियां ऐसी हैं जो इंटरफेथ हैं, यानी जो 2 अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच हो रही हैं, सिर्फ 2% शादियां ऐसी हैं। बाकी के जो 99% हिंदू, 98% मुसलमान, 97% सिख और बौद्ध और 95% ईसाई धर्म के लोगों ने ऐसे पार्टनर से ही विवाह किया है जो उन्हीं के धर्म के हैं। यानी भारत में आज भी अंतर धार्मिक विवाह सिर्फ 2% होते हैं, लेकिन इस पर राजनीति 100% होती है और इसकी वजह से नफरत भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं आपको आजकल अक्सर देखने को मिलती हैं। अब हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जो आपको शायद चिंता में डाल देगी। भारत को
आजादी दिलाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बार लोगों से कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा आपने सुना होगा। लेकिन आज भारत के नेता आपसे कुछ और ही कह रहे हैं। आज भारत के नेता आपसे कह रहे हैं, तुम मुझे अपने जीवन के 10 साल दो, मैं तुम्हें रोटी दूंगा। एक नई स्टडी के मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से भारत में औसतन हर व्यक्ति की जीवन आयु 5 साल 3 महीने तक कम हो चुकी है और पूरी दुनिया में बांग्लादेश के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां वायु प्रदूषण की वजह से लोगों का जीवन कम हो रहा है, लोगों की उम्र घट रही है। बांग्लादेश में 6 साल 8 महीने, नेपाल में 4 साल 6 महीने, पाकिस्तान में 3 साल 9 महीने, म्यांमार में 2 साल 9 महीने, चीन और भूटान में 2.5 साल और थाईलैंड में वायु प्रदूषण की वजह से लोगों का जीवन जो है, लोगों की आयु 1 साल 8 महीने कम हो रही है। जबकि इन देशों की तुलना में पश्चिमी देशों के लोग कहीं ज्यादा लंबा जीवन जी रहे हैं क्योंकि उनके यहां प्रदूषण कम है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन में प्रदूषण की वजह से लोगों की उम्र सिर्फ 3 से 4 महीने तक कम हुई है। लेकिन भारत में अगर कोई व्यक्ति यहां 70 वर्ष तक जी सकता है तो अब वो प्रदूषण की वजह से सिर्फ 65 साल तक ही जी पाएगा। तो कई बार आप जानते हैं, हमारे यहां लोग ज्योतिषियों से पूछते हैं अपनी जन्मपत्री दिखाकर कि हमारी उम्र क्या है बताइए, और ज्योतिषी बताते हैं कई बार आपको कि आप 70 साल तक जिएंगे, आपकी उम्र 80 साल है, आपकी उम्र 90 साल है, किसी की जो भी उम्र होती है। अब कोई भी अगर आपको बताए कि आपकी उम्र मान लीजिए 80 साल है तो उसमें से आप 5 साल कम कर लीजिए, और अगर आप दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहते हैं तो उसमें से 12 साल कम कर लीजिए। तो अगर कोई आपको कह रहा है कि आप 80 साल तक जिएंगे तो समझ लीजिए उसमें से 12 साल आप कम कर लीजिए, तो अब आप सिर्फ 68 साल तक ही जी पाएंगे। और यह हम आपको पूरे देश की एक औसत उम्र बता रहे हैं जो प्रदूषण की वजह से कम हो रही है। भारत के शहरों में तो ये स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक है। अब देखिए अलग अलग शहरों में, अब आप देख लीजिए आप कहां रहते हैं। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की वजह से 11 साल 9 महीने लोग कम जिंदा रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 8 साल 8 महीने, हरियाणा में 8 साल 3 महीने, पंजाब में 6 साल 4 महीने, पश्चिम बंगाल में 5 साल 9 महीने, झारखंड में 5 साल 8 महीने, छत्तीसगढ़ में 5 साल 7 महीने, राजस्थान में 4 साल 9 महीने और महाराष्ट्र में 3 साल 9 महीने। और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी जहां पहाड़ों पर हमेशा साफ हवा होती है, वहां पर भी वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होने से अब लोगों की उम्र में 2.5 साल कम हो रहे हैं। अब मैंने ये पूरा ब्रेकअप आपको इसलिए दिया है कि आप इस देश के किसी भी राज्य में जहां देख लीजिए आप किस राज्य में रहते हैं और उसके हिसाब से अपनी उम्र में से इतने साल घटा लीजिए, अब आप इतने साल कम जीवित रहेंगे। यह स्टडी अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की है। जिस तरह से आप सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए सरकार को रोड टैक्स देते हैं, अपनी आमदनी पर सरकार को इनकम टैक्स देते हैं, घर के लिए हाउस टैक्स देते हैं, किसी भी वस्तु की खरीदारी पर आप जीएसटी चुकाते हैं, ठीक वैसे ही सरकार और आपके देश के जो नेता हैं अब आपसे देश में रहने का भी एक टैक्स ले रहे हैं। और ये टैक्स वन टाइम टैक्स है जो आप पैसे से नहीं चुकाएंगे बल्कि अपनी आयु में से, अपने जीवन में से कुछ वर्ष निकाल कर वो टैक्स के रूप में आप सरकार को दे रहे हैं। दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो यहां रहने के बदले में सरकार को अपने जीवन के लगभग 12 साल इस टैक्स के रूप में दे रहे हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग 9 साल अपने जीवन के टैक्स के रूप में भर रहे हैं और बाकी राज्यों में भी आपने देख लिया होगा कि लोग कितना टैक्स भर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश के लोग बाकी के जितने टैक्स हैं उनको बचाने की तो पूरी कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स, आप उसके लिए पूरी टैक्स प्लानिंग करते हैं, अपने सीए के पास जाते हैं और कहते हैं बताइए कौन कौन से कागजात और कैसे टैक्स प्लानिंग की जाए कि हमारा टैक्स बच जाए। और भी बहुत सारे जुगाड़ करते हैं लोग टैक्स बचाने के लिए। लेकिन ये जो आपके जीवन का टैक्स है इसे बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं करता। सबसे आसानी से जो टैक्स आप दे रहे हैं वो यही टैक्स है जो आप अपने जीवन से निकालकर सरकार को दे रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितना प्रदूषण बढ़ाना है बढ़ाते जाइए। हमारे देश के लोग आज भी इस टैक्स को खुशी खुशी चुकाते चले जा रहे हैं और इस बात से बिल्कुल विचलित नहीं होते कि उनके शहर की जहरीली हवा उनके जीवन के इतने सारे साल कम कर रही है। और यह बहुत ही खतरनाक बात है। इसलिए आपको आज हम
जागृत करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जिस दिल्ली में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण है और जहां प्रदूषण की वजह से लोग लगभग 12 साल कम जी रहे हैं, उस दिल्ली में हर साल 1.5 से 2 लाख लोग दूसरे राज्यों से आकर यहां बसते हैं और अभी दिल्ली की आबादी लगभग 2.5 करोड़ है। इस स्टडी के मुताबिक इन 2.5 करोड़ लोगों की प्रदूषण की वजह से लगभग 12 साल उम्र कम हो चुकी है। लेकिन सोचिए, इन 2.5 करोड़ लोगों में से किसी ने भी इसके बारे में सरकार से एक सवाल नहीं पूछा। अगर सरकार इन लोगों से ज्यादा टैक्स ले लेती तो शायद यह बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता। जैसे ही सरकार टैक्सेशन बढ़ाती है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देती है, एलपीजी के दाम बढ़ते हैं, तो देखिए कितना बड़ा मुद्दा बन जाता है। लोग, राजनीति के नेता सब इसे कितना बड़ा मुद्दा बनाते हैं। लेकिन प्रदूषण के नाम पर जो सरकारें आपसे ये 12-12 साल का टैक्स वसूल रही हैं, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं। और आज जब हमारी टीम ने लोगों को इस स्टडी के बारे में बताया तो इन लोगों को इससे कोई खास हैरानी हुई भी नहीं। प्रदूषण के बारे में बात करना चाहेंगे आप लोग? भारत में काफी ज्यादा प्रदूषण है, इस पे कुछ बात करेंगे आप लोग? आप लोग पोल्यूशन में बात करना चाहोगे? एक रिसर्च में आया है कि काफी ज्यादा पोल्यूशन है, पोल्यूशन पे बात करना चाहोगे? एक रिसर्च है पोल्यूशन को लेकर। पोल्यूशन एक प्रॉब्लम तो है ही हम सब के लिए, और इससे मतलब अगर हम बोले कि सिर्फ गवर्नमेंट ही इस पे कुछ करे तो सिर्फ अकेली गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं कर सकती है। इसके लिए थोड़ा चीज़ें हमको ही इनिशिएट करना होगा। मैंने यहाँ देखा कि हाँ, काफ़ी पॉल्यूशन है यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, लोग नेचर के ज़्यादा क्लोज नहीं है, उनको हर किसी को कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि लगभग बड़े स्तर पे आज दिल्ली के अंदर बढ़ता जा रहा है एम्स में, जिससे कि कहीं ना कहीं सरकार भी फेल हो जा रही है इलाज करने में। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को संज्ञान लेके प्रदूषण के ऊपर कंट्रोल लगाना चाहिए। हमारा बस इतना कहना है कि हमारे देश में एलपीजी सिलेंडर बड़ा मुद्दा है, हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे देश में जितने भी टैक्स लगाए जाते हैं, जीएसटी लगाए जाते हैं, वो बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे देश में हर चीज बहुत बड़ा मुद्दा है, आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये सब आप तब कर पाएंगे जब जिंदा रहेंगे। आपके जीवन से कोई 12 साल ऐसे निकाल कर ले गया और आपको कोई तकलीफ ही नहीं है, आपको इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है और आप इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहते। इसलिए इसे बड़ा मुद्दा बनाइए, इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाइए कि इस मुद्दे पर लोग चुनाव जीतें और हारें। अब आपको एलपीजी सिलेंडर के बारे में बताते हैं, जिस पर बड़ी राजनीति हो रही है। आपको याद होगा, कल ही केंद्र सरकार ने सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए कम किए हैं और इस फैसले के बाद से ही हमारे देश में बड़ी राजनीति हो रही है। विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि ये 200 रुपए की छूट देश की आम और गरीब जनता के साथ एक भद्दा मजाक है। लेकिन सच क्या है? आंकड़े झूठ नहीं बोलते, इसलिए आज हम सिर्फ आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट में आंकड़े दिखाएंगे। पहली बात, भारत में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत अभी उतनी ही है जितनी वर्ष 2012 में थी। आज से कितने साल पहले? 11 साल पहले, जब देश में यूपीए की सरकार थी। पहली बात तो यह है, देखिए 2012 में 902 रुपए का सिलेंडर था, 2023 में आज 903 रुपए का सिलेंडर है, बिना सब्सिडी के बात कर रहा हूं। और आज भी 200 रुपए की छूट के बाद यह सिलेंडर वापस अब 900 रुपए के आसपास का हो गया है। 2014 में 14 करोड़ 52 लाख लोगों के पास ही घरेलू एलपीजी कनेक्शन था, लेकिन आज 33 करोड़ लोगों के पास देश में रसोई गैस का एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन है और इनमें 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें मुफ्त कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत मोदी सरकार ने बांटा है। तो यहां आप ये देख लीजिए, पहली बात, 2014 में 14 करोड़ लोग इस्तेमाल करते थे और आज लगभग 33 करोड़ लोग एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। कितना बड़ा फर्क आया है। अब आपको आगे के आंकड़े दिखाते हैं, देखिए। हालांकि यूपीए सरकार में सब्सिडी वाला सिलेंडर लगभग 400 रुपए का था। अब यह बात भी नोट करने वाली है, यूपीए सरकार में सब्सिडी वाला सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था। उस समय सरकार हर कनेक्शन पर कुछ सिलेंडर के लिए सब्सिडी देती थी और यह सब्सिडी 400 से 500 रुपए तक होती थी। जैसे वर्ष 2013 में सालाना 9 सिलेंडर अगर आप लेते हैं, एक साल में 9 सिलेंडर लेते हैं, तो 9 सिलेंडर भी आपको यह सब्सिडी के साथ मिलेंगे।
जो कि आपको 400 से 500 रुपए के बीच में मिल जाते थे। लेकिन इस सब्सिडी के नाम पर गड़बड़ी भी बहुत होती थी, जिसमें बहुत सारे लोग सब्सिडी वाला सिलेंडर लेकर बाद में बाजार में बेच दिया करते थे, क्योंकि उन्हें 9 सिलेंडर्स की जरूरत थी ही नहीं। लेकिन बाद में जब मोदी सरकार आई तो उससे पहले यह सिलेंडर की संख्या 12 सिलेंडर की हो चुकी थी। जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने इस व्यवस्था को ही खत्म कर दिया और वो नई व्यवस्था लेकर आए। और मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना लेकर आए, जिसमें 10 करोड़ लाभार्थियों को 400 रुपए की हर सिलेंडर पर अब सब्सिडी मिलती है। और मैंने आपको जो रेट बताया, रेट आप देख लीजिए, लगभग वही है। और कभी पछतावा ना करें, क्योंकि अगर बीता हुआ समय अच्छा था तो वो यादगार है, और अगर बीता हुआ समय खराब था तो वो एक अनुभव है।